जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम आर्मी जीडी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसके 12 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज रहेगा ये सेट नंबर 13वां। तो देखते हैं हम 13वें सेट का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो वो कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? तो इनकी अगर हम बात करें तो कौन है ये? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अगर हम ब्रह्मांड में विस्फोटी तारे की बात करें तो वो कौन सा तारा है? अभिनव तारा। कौन सा तारा? अभिनव तारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 15 जनवरी 1948 को भारत के पहले लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे? 15 जनवरी 1948 को भारत के पहले लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे? तो ऑप्शन है हमारे पास विपिन रावत, अरुण राहा, के.एम. करियप्पा, सुब्रतो मुखर्जी। तो कौन थे ये? के.एम. करियप्पा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ई.एम.आई का विस्तारित रूप क्या है? ई.एम.आई का विस्तारित रूप क्या है? तो ई.एम.आई के विस्तारित रूप की अगर हम बात करें तो वो है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। ओलंपिक खेल सामान्यतः तथा कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो जो ओलंपिक खेल है, ओलंपिक जो गेम्स है, ये कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विश्व के प्रथम नोबेल साहित्य के अश्वेत विजेता कौन थे? विश्व के प्रथम नोबेल साहित्य के अश्वेत विजेता कौन थे? तो इनकी अगर हम बात करें तो ये थे टोना मॉरिसन। कौन थे? टोना मॉरिसन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारे पास है, बियर तथा बुल शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? बियर तथा बुल शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो ये होता है शेयर बाजार में। आप शेयर बाजार का जो इसका सिंबॉलिक जो चिन्ह है वो देखोगे तो उस पर आपको बुल का चिन्ह भी दिखेगा। तो बियर तथा बुल शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो शेयर मार्केट में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, शेयर बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिमा क्या है? अब ये पूर्णिमा जो हमारी अमावस्या पूर्णिमा आती है वो नहीं है, इसका नाम दिया गया है। ये क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10वें की अगर हम बात करें, लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये है अरब सागर में। ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ पे है? अरब सागर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11वें की अगर हम बात करें तो ये है, वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद किसे भारत में फील्ड मार्शल पद से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा
ये है मानेक शाह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन थे? मानेक शाह। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद किसे भारत में फील्ड मार्शल पद से सम्मानित किया गया था? तो किन्हें? मानेक शाह को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 12वें की अगर बात करें तो सरकारी सेवा में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? सरकारी सेवा में समान अवसर का अधिकार किस संविधान के किस अनुच्छेद में प्रस्तावित है? संविधान के किस अनुच्छेद में प्रस्तावित है? तो ये बात है किसमें? 16वें में, 16वें भाग में। कौन से अनुच्छेद में है? 16वें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रत्येक 3 वर्ष के बाद कितने न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसकी स्थापना 1945 में यूएनओ के साथ ही हुई थी, उसका ही एक अंग है, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में है। तो उसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। उन 15 न्यायाधीश में हमसे पूछा है कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद कितने न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कितने होते हैं? 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इन रचनाओं में अगर हम बात करें कालिदास जी की कौन सी रचना नहीं है, तो ये अगर हम देखें प्रथम 3 इनकी जो रचनाएं हैं ये कालिदास जी की रचनाएं हैं। कुमार संभव भी है, रघुवंशम भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, परंतु ये कालिदास जी की रचना नहीं है। कौन सी? 10 कुमार रचितम। तो ये ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15वां क्या है हमारे पास? पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? पंडित शिव कुमार वर्मा किससे संबंधित है? तो जो पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं ये संतूर वादन से संबंधित है। किससे? संतूर वादन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां हमारे पास क्या है? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करे, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? जैसे एक घोड़ा है जिस पर एक व्यक्ति सवार है, तो ये घोड़ा अभी स्थिर है और ये अचानक चले, तो ये व्यक्ति के गिरने की जो आशंका है ये किसके कारण है? तो क्या है? गति का तीसरा नियम, या जड़त्व आघूर्ण, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या विश्राम का जड़त्व? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्राम का जड़त्व। क्योंकि जैसे अगर हम बस की भी अगर बात करें, कोई व्यक्ति बस में बैठा है, वो बढ़िया विश्राम की स्थिति में आनंद से बैठा हुआ है, उस बस भी स्थिर है और एकदम अचानक बस अगर चल दे तो व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाएगा। तो ये वो क्या कारण था? उसका विश्राम का जड़त्व, क्योंकि वो जड़त्व की अवस्था में था। तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आएगा? विश्राम का जड़त्व। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकेंगे ताकि वहां अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो अगर इसकी हम बात करें, जैसे यहाँ पे क्षैतिज से फेंकना है तो ये द्विइमी जो आकृति होती है, 2 डायमेंशन, इस तरह से यहाँ से अगर क्षैतिज में कोई बॉल फेंकी जाए इस तरह से, या फिर कुछ भाला फेंका जाए, तो वो अधिकतम दूरी तय करने के लिए उसको किस एंगल से फेंकना पड़ेगा? तो वो एंगल आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। कितने डिग्री से फेंकना पड़ेगा? 45 डिग्री। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 17 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं आज के सेट के। अब
चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 19वां, परम शून्य ताप पर याद रखना है आपको क्या, आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है। परम शून्य ताप पर आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20वां, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के लिए रंग की गति धीमी होती है। मतलब कांच में से गुजरने पर प्रकाश के लिए रंग की गति धीमी होती है, तो कौन से रंग की को ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बैगनी रंग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21वां हमारे पास, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22वां अगर हम देखें तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस है। इनमें से हमें बतानी है कि कौन सी आदर्श गैस है। आदर्श गैस की अगर हम बात करें इनमें तो कौन सी है, आर्गन भी एक आदर्श गैस है, नियोन भी आदर्श गैस है और रेडान भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी, ये तीनों ही क्या है, आदर्श गैस है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23वां, प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है। प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है तो ये बनी होती है कैसे दोस्तों, ये पॉलीएथिलीन टेरेफेटलेट की और पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये दोनों ही सही आंसर है इसका। तो ऑप्शन ए तथा बी दोनों ही सही होगा, है ना। ऑप्शन ए तथा बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें क्या क्या है, आग बुझाने में, कपड़ों की छपाई में, आग जलाने में। तो बिल्कुल सही है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आग बुझाने में भी और कपड़ों की छपाई में भी। तो ए तथा बी इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25वां, मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है कठोरता को मापने के लिए। काय को मापने के लिए, कठोरता को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अनुवांशिक इकाई है। अनुवांशिक जो है ये काय की इकाई है, तो अनुवांशिक इकाई है जीन की। अनुवांशिक इकाई है जीन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27वां अगर बात करें, डीपीटी का टीका किस रोग से रक्षा हेतु लगाया जाता है। डीपीटी का टीका किस रोग से रक्षा हेतु लगाया जाता है। तो ये अपने दिमाग में छाप लीजिए, डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, इन सभी के लिए एक टीका लगाया जाता है। कौन सा, डीपीटी का टीका। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टीवी रिमोट में कौन सी तरंगे होती है। टीवी रिमोट में कौन सी तरंगे होती है। तो टीवी रिमोट में अगर हम तरंगों की बात करें तो वो होती है इंफ्रारेड। कौन सी होती है, इंफ्रारेड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। हमारा जो यकृत है उसमें कौन सा विटामिन संचित किया जा सकता है। तो विटामिन ए को यकृत में संचित किया जा सकता है। विटामिन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है। तो पौधे का जो तना होता है उससे हमें जूट प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितना कोण घूमती है। एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितना कोण से घूमती है। तो ये रही हमारी स्क्रीन पे एक घड़ी
और इसमें यहाँ पे अगर हम टाइम शो कर दें तो ये 12 और यहाँ पे क्या होगा 6, यहाँ होगा 3 और यहाँ पे होगा कितना 9। तो 1 फिर ये 2 फिर 4 5 इस तरह से 7 8 और ये 10 11। तो एक जो आवर का जो कांटा है ये 12 घंटे में वापस कंप्लीट यहीं पे घूम के आ जाएगा। तो ये कंप्लीट एंगल घूमती है जो कि कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32वें की अगर हम बात करें तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। तो संबंधित शब्द अगर हम बात करें इसमें मजदूर का संबंध अगर मजदूरी से है तो उसी प्रकार उद्यमी का संबंध हमें बताना है किससे होगा। उद्यमी क्या चाहेगा लाभ, मजदूर को मजदूरी लेना है तो उद्यमी क्या लेगा लाभ लेगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33वां हमारे पास क्या है P बड़ा है Q से। P बड़ा है Q से तो देखते हैं इसको कैसे हम करने वाले हैं। जैसा कि हमें दिया गया है वैसे ही हमें करना है। P बड़ा है Q से, ठीक है। ये जो P है ये ग्रेटर देन है Q से लेकिन R से छोटा है। P बड़ा है Q से लेकिन R से छोटा है, मतलब R इससे बड़ा है किससे P से। यदि P की आयु B है, जो P की आयु है इसको क्या माना है B, ठीक है। Q की आयु C है, ठीक है ये C है। और R की आयु A है, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देख लीजिए इस तरह से कौन सा है ये वाला ऑप्शन। अगर हम बात करें A सबसे बड़ा आएगा है ना, फिर B उससे थोड़ा छोटा, फिर C सबसे छोटा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें उल्टा लिख दिया है बस, ये इसको पलट के लिख दिया है। A सबसे बड़ा आ जाएगा, फिर उससे छोटा B आएगा, फिर उससे भी छोटा कौन आ जाएगा, ये उससे भी छोटा आ जाएगा C। तो C से बड़ा B, B से बड़ा A सबसे बड़ा होगा जो कि किसकी आयु है R की। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 34वें की अगर हम बात करें तो एक मेज़ पर ABCD तथा E 5 पुस्तकें हैं। एक मेज़ पर ABCDE 5 पुस्तकें हैं। क्या दिया है C D के ऊपर है, जो C है वो D के ऊपर है, ठीक है। ये हमने C को D के ऊपर रख दिया। E D से नीचे है, जो E है D से नीचे हो गई है। D A के ठीक ऊपर है, D जो है A के ठीक ऊपर है, D A के ठीक ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि E इसके नीचे तो है पर D A के ठीक ऊपर है, तो मतलब A यहाँ पे आएगा है ना। और B E के नीचे है, तो जो B है वो E के भी नीचे हो गया। सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है, तो सबसे ऊपर तो C ही रहेगी। ऑप्शन C इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। C जो पुस्तक है वो सबसे ऊपर और B सबसे नीचे होगी। निचले तल पर B, ऊपरी तल पर C। क्वेश्चन नंबर 35वां आ गया हमारी स्क्रीन पे। क्या है ये, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द भिन्न है। तो इनमें अगर हम भिन्न की बात करें, चाकू कैंची ब्लेड, ये तीनों काटने वाले औजार है। हथौड़ा ठोंकने वाला है, ठोंक बजाने वाला हथौड़ा। तो हथौड़ा बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लास में मजे आ रहे हो तो जय हिंद जरूर लिखें सभी। जय हिंद लिखने में आपको कोई टाइम नहीं लिखता है, कमेंट्स में जरूर लिखें। कि सभी लोग मुसलमान बन चुके हो, बिल्कुल जय हिंद लिखना ही नहीं चाहते हो। अरे लिखो भाई, फर्स्ट कमेंट से करो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनाइट। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका करेक्ट हमारा 0। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट, देखते हैं। ये क्या लिखा, 0.576, 6 के ऊपर बार है।
तो पिछली क्लास में बताया था। अब क्या करेंगे, 576 में से हम कितना घटाएंगे, जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है वो माइनस करेंगे, 57 यहाँ से हम घटाएंगे, और बटे में जितनी संख्या पे बार है उतने 9 और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने 0 लगाएंगे। तो 576 में से 57 अगर घटाएं तो पहले 16 में से 7 घटाएंगे 9 आएगा, फिर एक इधर दिया 6 में से 5 जाएगा 1 और ये कितना 5, 519 बटे में 900 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन डी दिया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 38वें की अगर बात करें, ए की घात क्या दी है 0, ए की घात 0 का मान क्या आएगा ये हमें बताना है। तो अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज टाइम 1 होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बहुभुज के कोनों का योग होता है, एक बहुभुज के कोनों का योग होता है। आपके लिए हम रात की 12 बजे वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, और आपको एक कमेंट्स करने में भी दिक्कत है। धन्य हो आप लोग। एक बहुभुज के कोनों का योग होता है, तो अगर हम बात करें बहुभुज के कोनों का योग, तो n-2 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 180 डिग्री, तो ये एक बहुभुज के कोनों का योग का फार्मूला होता है। जैसे हम त्रिभुज के कोनों का योग की बात करें तो त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3, तो 3 भुजा है, यहाँ पे n का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे तो इसके तीनों कोनों का योग आ जाएगा, जो कि कितना होता है, देखो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 - 2 इंटू में 180, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 में 180 का गुना करेंगे, 180 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 180 डिग्री तीनों कोनों का योग होता है। अब अगर हम पंचभुज की बात करें कि पंचभुज के पांचों कोनों का योग कितना होता है, तो इसमें हम n की जगह पे क्या रख देंगे 5, तो 5 - 2 इंटू में 180, और यहाँ से ये 2 गए तो कितने बचे 3, फिर हो गए 180, 18 × 54, 540 डिग्री पंचभुज के पांचों कोनों का योग होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक अष्टभुज के 8 कोनों का योग ज्ञात करें, तो आपको इस फार्मूले में इनकी जगह पे 8 रखोगे और सोल्व कर दोगे। 20 भुजा वाला बहुभुज दे दे तो यहाँ पे क्या रख दोगे आप 20 रख दोगे। और विकर्ण की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है n-3 बटे में 2। तो ये जो भी मैं एडिशनल चीज़ें आपको बताऊँ उनको नोट कर लेना है। अगर आपसे पूछे कि बताइए आप 20 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आपको इनकी जगह पे 20 रख देना और इसको बस सोल्व करना है, ठीक है। और अगर आपको मैथ्स में दिक्कत आ रही है, आप चाहते हैं कि मैं मैथ्स की क्लास इस पे लूँ, बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से अलग से आपको एक प्लेलिस्ट बना के अग्निवीर के लिए मैथ्स करवाऊँ, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें आप, क्योंकि आप कमेंट्स नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि आपको क्या दिक्कत है। हम तो बिल्कुल समर्पित हैं आप पे, आप भी समर्पित हो जाओ हम पे थोड़े। क्या दिया है क्वेश्चन हमारे पास, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, तो उसकी एक भुजा कितनी होगी। एक वर्गाकार खेत है जिसकी क्षेत्रफल हमें दिया है कितना, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है a का वर्ग, जो कि कितना दिया हमें 36, तो इधर से वर्ग हटाएंगे हम तो इधर क्या लगेगी करनी, और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 6। तो इसकी जो भुजा की लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी 6 मीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल 2024 में आपके लिए वैकेंसियों का ढेर है, बिल्कुल लगन से मेहनत करें, बिल्कुल पूरे डेडिकेशन के साथ, क्योंकि आरपीएफ है, उसके बाद में आपके पास अगस्त में एसएससी जीडी का कैलेंडर डल चुका है, जो कि आपकी आर्मी अग्निवीर से भी कई, ये तो 4 साल की जॉब रहेगी, इससे बेस्ट जॉब है वो, परंतु अभी इसको भी आप करें और साथ में अपने को मैथ्स सीखना है। ये सब्जेक्ट अगर सीख लोगे तो ये वैकेंसियाँ भी आप आराम से निकाल पाओगे, इसलिए बिल्कुल लगनशीलता के साथ मेहनत करें, पढ़ते चलें। अभी शादी ब्याह का टाइम है तो थोड़ा शादी ब्याह में जाना कम करो, पढ़ने पे ध्यान दो। निम्न में से किसका मान 1/√3 होता है। तो ये एक टेबल है, मैं कई बार आपको ये पढ़ा चुका हूँ इस टेबल का को। तो इसमें अगर हम देखें तो tan 30 का मान भी क्या होता है 1/√3 होता है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√3, और वैसे ही कोट 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√3। तो ऑप्शन
ए और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है क्योंकि दोनों का मान 1/√3 होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये सिंप्लीफिकेशन का सरलीकरण का क्वेश्चन आ गया है, जिस पे आधारित मैंने एक 13 वीडियो डाले हुए हैं बिल्कुल बेसिक से। अगर आप वो देख लेते हो तो ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, उनमें आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे इनको। क्या दिया, 1/2, फिर डिवाइड है। ये डिवाइड ध्यान रखना चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और संख्या पलट जाएगी, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा। और प्लस क्या है 1, इसको सोल्व करना है हमें, तो कर देते हैं सोल्व। 3 एकम 3, 3/4 प्लस 1, इसको सोल्व करें अगर हम तो क्या हो जाएगा ये, इसको इनको अगर जोड़ें तो 1 सही 3/4 इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है ये। तो 1 सही 3/4 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। या फिर ऐसे सोल्व करो, 4 एकम 4 3 7/4, फिर भाग दोगे वो आएगा 4 एकम 4, 1 सही 3/4। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 43वां क्या है हमारे पास, 25 40 60 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। 25 40 60 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो अगर इसके लघुत्तम समापवर्तक की हम बात करें तो निकालते हैं इनका एलसीएम हम, क्या होगा बेसिक तरीके से ही आपको निकल के बताते हैं एलसीएम। 25 40 और 60, तो काटते हैं इसको हम। सबसे पहले 2 से काट देते हैं, ये नहीं कटेगा छोड़ देंगे, इसको काटेंगे 20 और इसको काटेंगे कितना 30। फिर 2 से काटते हैं तो 2 से ये कटेगा नहीं और ये कटेगा कितना 10, फिर ये 15। फिर 2 से काटेंगे 2 25 एज इट इज, 2 5 10 और ये 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकम 5, 5 3 15। और फिर 5 से काट सकते हैं 1 और ये 3 नहीं कटेगा। फिर 3 से काट दो लास्ट में जाके इसको, तो ये 1 1 और ये 1, इनका गुना कर लेंगे। तो पहले इन दोनों का गुना कर लेते हैं 10 और फिर इनका गुना कर लेंगे और 1 0 लगा देंगे। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 5 20, 20 60 और 1 0 वो, तो कितना हो जाएगा 600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी दिया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर 600। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा स्क्रीन पे, और ध्यान रखना ऐसे बिल्कुल लेटे लेटे वीडियो मत देखना, मक्कार बन जाओगे, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं तो बढ़िया एक्टिव होके बैठना है, कॉपी पेन लेके। प्रत्येक क्वेश्चन को पहले अपने को सोल्व करना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है, नहीं तो यहीं से एक थप्पड़ पड़ेगा आप में। ऐसी सुविधा भी होनी थी, काश होती तो मज़े आते हैं। आप देख रहे होते और निकल के दिया जाता तमाचा गाल में। 8 या 24 और 1 25/3। प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लगाएंगे बेटा, शो। बराबर कितना है 150, 25 चुक 100, कितना हो जाएगा ये, क्वेश्चन मार्क एज इट इज, ये हो जाएगा 4 3 12, 1/12 बराबर कितना है 150। इसका गुना इधर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 × 15 कर दें तो 180 आ जाता है, 180 और ये 1 0, तो 1800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45वां क्या है हमारे पास, एक फल विक्रेता ने कुल फल 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और उसे 120 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो उसको प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का, इसको ऊपर रखेंगे, बटे में सीपी कितना था 100 रुपये और प्रतिशत लाभ निकालना है, इंटू में 100 कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, तो 20% का लाभ होगा उसको। कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का, 20%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 7 है। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो, अगर 10 संख्याओं का औसत 7 है और प्रत्येक संख्या में 12 का गुना किया जा रहा है, तो नया औसत निकालने के लिए जो पुराना औसत था उसमें डायरेक्ट आप 12 का गुना कर दीजिए, 12 7 84, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि अगर 10 संख्याओं का औसत 7 है और प्रत्येक संख्या में अगर बराबर बराबर संख्या से गुना कर रहे हैं, किससे गुना कर रहे हैं? 12 से, प्रत्येक संख्या में, तो उसके एवरेज में भी कितना हो जाएगा? 12 का गुना होगा। ऐसे अगर बोला जाता है कि प्रत्येक संख्या में 12 12 जोड़े तो औसत कितना बढ़ जाएगा? तो औसत में 12 प्लस करना पड़ता है फिर तब हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना कर रहे थे प्रत्येक संख्या को 12 12 से, तो औसत भी क्या हो जाएगा इसका? उसमें 12 का गुना हो जाएगा, 84। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्या है जो कि क्वेश्चन नंबर 48वां, कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। कितने वर्ष में कोई धन 10%, रेट हमें दे दी है, रेट हमें दे दी कितनी? 10%, और वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा। तो कोई धन था प्रिंसिपल, ठीक है, ये अमाउंट बनेगा, बाद में ब्याज जुड़ता है इसमें, और ये 1 था, 1 से 1.5 गुना मतलब 1 सही 1/2, ये होगा 1.5 का मतलब। अब इसको सोल्व करें तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 2 एकम 2 और 1 3/2, और जो 2 होगा ये इधर गुने में चला जाएगा, तो 2:3 हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया? 2, अमाउंट हो गया 3। तो एसआई कितना मिला है यहाँ पे? एसआई की अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट तो मिला 1। अब यहाँ से अगर हमें समय निकालना है तो हम फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, एसआई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 100। एसआई हमारे पास कितना आ गया? 1, और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 2। रेट हमें दी है कितनी? 10%। टाइम हमें ज्ञात करना है, बटे में 100। इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2.10, 5 का गुना इधर होगा, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास कितना? 5 वर्ष, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। कोई भी विद्यार्थी जो मुझसे एक बार ही पढ़ा है इन चैप्टरों को, अगर इनकी थ्योरी क्लास देख लें आप, तो ये पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, ये x बटे में क्या है? 5, और y बटे में कितना है? 8। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट, क्योंकि ये y इधर आएगा, 5 इधर जाएगा, जैसे x बटे में क्या है? 5 बराबर y बटे में क्या है? 8। तो यहाँ पे ये 5 इधर आएगा, y बटे में आएगा, तो x बटे में y बराबर 5 बटे में 8। तो x का मान तो 5 होगा और y का 8, जो कि यहाँ पे रख के सोल्व करना है। x की जगह पे अगर हम 8 रखते हैं, और यहाँ पे y की जगह पे अगर x की जगह पे 5 रखना पड़ेगा और y की जगह पे 8 रखना पड़ेगा, तो 5 5 10 हो जाएगा बेटा ये, और ये कितना हो जाएगा? 8 8 16। इसको सोल्व करेंगे, 2.10 2 8 16, तो 5:8 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का हमारे पास, एक रेलगाड़ी 15 घंटे में कितनी जाती है? 15 घंटे में 1620 किलोमीटर चलती है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। क्या है? एक रेलगाड़ी 15 घंटे में 1620 किलोमीटर चलती है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी। तो अगर हम इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें तो क्या करते हैं? ये पहले 1620, चाल बराबर क्या होता है वैसे? दूरी बटे में समय। तो दूरी कितनी? 1620 बटे में समय 15 घंटे। 15 इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसमें गुना कर देंगे 5/18 का। तो 18 इसको सोल्व कर देते हैं, 5 3 15, और ये 18 9 की 162, 90 और 3 से भाग देंगे, 3 3 9, तो 30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी, जो कि ऑप्शन बी दिया गया है। तो ये आज के सेट में हमने कंप्लीट कितने? 50 क्वेश्चन किए हैं, 13 सेट हो चुके हैं। अब 2-3 दिन डिले हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था काम में। अब आपको पर डे एक सेट मिलना है, तो इस तरह से हम टोटल 50 सेट करने वाले हैं। कंटिन्यू बने रहिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, अन्य लोगों को भी फ़ायदा हो इससे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद।